आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए जो दिन था वो बड़ा अहम दिन था। आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। जैसा कि वो पिछले 4 सम्मन में पेश नहीं हुए तो 5वें सम्मन में भी नहीं हुए। उल्टे वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया है शायद कि अब ईडी के शिकंजे से बचना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हेमंत सोरेन का मामला उनके सामने है। जैसे हेमंत सोरेन ईडी के कई समन टालने के बाद भी बच नहीं पाए, वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी ये समझ गए हैं कि अब ईडी कभी भी उनके दरवाजे पर पहुंच सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पहले से ही बीजेपी के खिलाफ सड़क पर माहौल बना रही है। आम आदमी पार्टी को यह समझ आ चुका है कि वो ईडी को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने पक्ष में माहौल जरूर बना सकते हैं, क्योंकि राजनीति माहौल बनाने का नाम है। अगर कल को केजरीवाल की गिरफ्तारी की नौबत भी आ गई तो नैरेटिव यह सेट हो सकता है कि पीएम मोदी के खिलाफ बोलने की कीमत अरविंद केजरीवाल को चुकानी पड़ी, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की कीमत अरविंद केजरीवाल को चुकानी पड़ी। यह नैरेटिव भी बनाया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ही हैं जो विपक्ष में, जो दिल्ली में सीधे नरेंद्र मोदी के सामने बिना डरे खड़े, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया वगैरह वगैरह। तो पूरा माहौल बनाने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे, अब यह सवाल पूछा जा रहा है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भयंकर सियासी लड़ाई भी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी हेडक्वार्टर के पास जबरदस्त प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। उधर दिल्ली में बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास प्रदर्शन किया। दोनों पार्टियों के दफ्तर आसपास ही हैं, इसलिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के टकराव जैसी नौबत ना आए, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। एक बार देखिए दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सड़क पर कैसे संग्राम मचा हुआ था, फिर आगे की बात बताते हैं। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। तो एक तरफ केजरीवाल की पार्टी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सड़क पर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों से खींचतान हो गई। पुलिस ने किसी तरह ह्यूमन चेन बनाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जो कार्यकर्ता नहीं माना उसे पुलिस के जवान उठाकर पुलिस वैन तक ले गए। बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान भी जबरदस्त हंगामा हुआ। दिल्ली पुलिस को बेकाबू कार्यकर्ताओं को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग की एक लेयर को तोड़ दिया और वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। इस दोनों प्रदर्शनों को कवर करने वाले हमारे सहयोगी जो उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के कुछ ही दूरी पर हूं। तस्वीर को देखिए पीछे, और पूरा मैं कहूंगा कि दिलीप जी पूरा कैमरा पैन करके दिखाइए, जैसे कि जहां आपकी तस्वीर में नजर जारी होगी सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और कुछ ही चंद दूरी पे कदमों पे आम आदमी पार्टी का कार्यालय और उसको घेराव करने की कोशिश कर रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है और ईडी के द्वारा कई बार केजरीवाल को समन भेजे गए 5 और हर बार केजरीवाल। दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरे। अरविंद केजरीवाल के प्रदर्शन में शामिल हुए तो आम आदमी पार्टी का जोश और हाई हो गया। वो अरविंद केजरीवाल को शेर बताने लगी। पार्टी ने केजरीवाल और भगवंत मान की तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे शेर। अब इसी पोस्ट को लेकर लोग लिख रहे हैं कि भाई अगर इतने ही शेर हैं तो ईडी का सामना क्यों नहीं कर लेते। खैर, आज अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे तो बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला भी बोला। सुनिए एक बार केजरीवाल को। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते होंगे, है कि नहीं है?
पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए जनतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है। यानी अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी धांधली से चुनाव जीतते हैं। इस पर भी आऊंगा, लेकिन इस वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको वो बता देता हूं कि अरविंद केजरीवाल के घर गई क्राइम ब्रांच की टीम। ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, अब वो वापस लौट गई है। केजरीवाल की मंत्री आतिशी के घर भी पुलिस पहुंची थी। केजरीवाल और आतिशी को नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस गई थी। सीएम ऑफिस के सूत्रों का दावा है कि बिना नोटिस दिए दिल्ली पुलिस वापस लौट गई, जबकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि केजरीवाल और आतिशी घर पर नहीं थे, इसलिए उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। यानी आम आदमी पार्टी अलग बात कह रही है, दिल्ली पुलिस के सूत्र अलग बात कह रहे हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दोनों ही जगह पर नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। सीएम ऑफिस के सूत्रों का दावा है कि नोटिस लेने को तैयार थे, दिल्ली पुलिस ने दिया नहीं। पुलिस का दावा किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया। यानी दिल्ली पुलिस कुछ कह रही है, आम आदमी पार्टी के सोर्सेज कुछ और कह रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रेरित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेरित, क्या खबर है? ये दिल्ली पुलिस गई क्यों थी वहां पर, क्राइम ब्रांच की टीम, और ये नोटिस दिया नहीं दिया का क्या खेल है? अब बिल्कुल देखिए कि सीएम केजरीवाल और आतिशी जो दिल्ली से मंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली बीजेपी के ऊपर ये एक बड़ा आरोप लगाया था कि दिल्ली बीजेपी कहीं ना कहीं उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और उनके विधायकों को प्रलोभन भी दिया गया कि हर विधायक जो है वो 25 करोड़ रुपए देंगे, जिसको लेकर के 7 विधायकों से उन्होंने संपर्क किया। इस मामले को लेकर के जब आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने जब दिल्ली बीजेपी पे आरोप लगाया, उसके बाद दिल्ली बीजेपी 30 तारीख को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची, जहां उन्होंने कमिश्नर से मिल करके ये मामले को लेकर के उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि वो उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया, और उसके बाद दिल्ली पुलिस लगातार जांच करे। और शायद वही वजह है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, और घर पहुंच करके उन्होंने जब नोटिस देने के लिए जब वो यहां आए, तो दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो ना घर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, ना आतिशी मौजूद थे, जिसके बाद वो यहां से वापस चले गए। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की टीम कल फिर पहुंच सकती है उनके घर पे, जहां वो उनको नोटिस देगी। देखिए, यही वो अरविंद केजरीवाल का घर है, जहां से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी उन्हें नोटिस देने के लिए कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं दिल्ली बीजेपी के ऊपर कि वो उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हर विधायक को 25 करोड़ रुपए का प्रलोभन। दोबारा लौटेंगे तो प्रेरित कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि भाई नोटिस नहीं दिया है, इसलिए वो कल फिर शीश महल पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचेंगे और कल वहां पर नोटिस देंगे। अब देखना है वहां कल क्या होता है। लेकिन उधर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी तो वोट चोर है, वो छोटे से चुनाव में इतनी गड़बड़ी करती है तो बड़े चुनाव में जैसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में ही क्या करती होगी। मतलब उनका कहना है बीजेपी वोट चोरी करके चुनाव जीतती है, ईवीएम हैक करने की बातें तो पहले से होती रही। अगर अरविंद केजरीवाल के तर्क पर जाएं तो बीजेपी हर चुनाव में धांधली करती है और जीत जाती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर कुछ सवाल हैं जिनका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। अगर बीजेपी धांधली करके चुनाव जीत रही है तो अरविंद केजरीवाल की टीम दिल्ली में 2 बार कैसे भारी बहुमत से जीत गई? जब भर भर के सीटें मिली तब क्यों नहीं ईवीएम से छेड़छाड़ का और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया? जब पंजाब में जीते तब क्यों नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और बीजेपी चुनाव में धांधली करती है? तो पंजाब में कैसे जीत गए अगर धांधली बीजेपी करती है? अगर मोदी सरकार में चुनाव में धांधली होती है तो कैसे नरेंद्र मोदी की ही सरकार के 9 साल के दौरान अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय पार्टी बन गई? भाई ये बात तो खुद अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि इतने कम समय में किसी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनना चमत्कार से कम नहीं है। तो फिर अगर नरेंद्र मोदी के इशारे पर ही चुनाव सेट हो जाते हैं तो केजरीवाल तो चुनाव हारते चले जाते। तो मोदी सरकार के दौरान आम आदमी पार्टी बढ़ते राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती बॉस? आज सुबह से आम आदमी पार्टी ने यही माहौल बनाया कि अरविंद केजरीवाल के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से बीजेपी इतना डर गई कि दिल्ली को जेल बना दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके कई नेताओं को प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया। आम आदमी पार्टी के नेता यह कहने लगे कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अब यहां आपको एक बात समझनी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए कि विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष के 2 आरोप नरेंद्र मोदी को लेकर, विपक्ष के 2 आरोप, और 2 आरोप क्या है बॉस?
नंबर 1, पहली बात यह कहते हैं कि मोदी धांधली से चुनाव जीतते हैं। धांधली से चुनाव जीतते हैं। ठीक है, यह बात आपने कई बार सुना। इसमें ये मेयर का चुनाव भी जोड़ दे रहे हैं। कई लोग ईवीएम में हैकिंग की बात करते हैं, तो कहते हैं मोदी धांधली करके चुनाव जीत जाते हैं। दूसरा आरोप विपक्ष लगाता है कि मोदी डर गए हैं, इसलिए ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है विपक्ष के नेताओं के यहां। यह आपने सुना है, कई बार सुना है। ये दोनों बातें आपने सुनी होंगी कि मोदी धांधली से चुनाव जीतते हैं, ईवीएम हैक होता है, और मोदी डर गए हैं इसलिए ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। अब बॉस एक बात बताइए, थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कीजिए, ये दोनों ही बातें कैसे हो सकती हैं? अगर चुनाव धांधली से जीता जा रहा है तो फिर डरेंगे क्यों भाई? भाई जब धांधली करके चुनाव जीत ही लेना है तो कोई केजरीवाल हो, कोई हेमंत सोरेन हो, कोई हो, क्या फर्क पड़ता है फिर? भाई विपक्ष कुछ करे। जब धांधली से चुनाव जीतने का आरोप अगर सही है और चुनाव जीतना तय है तो विपक्ष के आरोप के मुताबिक तो कोई डरेगा ही क्यों? और अगर डरने वाला आरोप सही है कि भाई नरेंद्र मोदी डर गए हैं कि भाई वो विपक्ष के नेताओं से चुनाव हार सकते हैं, इसलिए ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है, तो भाई अगर डर रहे हैं तो इसका मतलब धांधली नहीं करते हैं। भाई आदमी तभी ना डरेगा जब उसको लगेगा कि भाई नतीजे उसके मुताबिक नहीं आएंगे, वो चुनाव हार सकता है। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि चुनाव भी सेट किए हुए हैं और डर भी रहे? तो जब चुनाव सेट है तो डर किस बात कर रहे हैं? और दूसरा बड़ा सवाल कि अगर सारे चुनाव धांधली से नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो विपक्ष ने इंडी गठबंधन किस बात का बनाया हुआ कि हम मिलकर लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी को हरा देंगे? भाई अगर आप कह रहे हो कि चुनाव फिक्स हैं, ईवीएम हैक हो रही है, धांधली हो रही है, तो गठबंधन किस बात का बनाए हो? फिर गठबंधन क्या ही कर लेगा? मिल के लड़ो, अकेले लड़ो। अगर आपके मुताबिक चुनाव धांधली से जीते जा रहे हैं तो फिर तो आपके लॉजिक से आप हार ही जाओगे। तो जो मन में आता है वो बोल देना है। जब मूड किया, जब सेट हुआ कि भाई ईवीएम हैक हो रहा है तो ईवीएम हैक पे बोल दो। जब मूड किया, जब सेट हुआ कि नहीं मोदी हमसे डर गए हैं इसलिए ईडी सीबीआई पहुंची है, क्योंकि और तो कोई जवाब देते बनता नहीं कि ईडी सीबीआई क्यों आई है, तो मोदी डरते हैं हमसे कि 2024 का चुनाव हम जो है हरा देंगे, इसलिए कुछ भी चल रहा है इस देश में। यह भी हैरानी की बात है कि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव साथ लड़ने के लिए सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है। चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने खुद को इस प्रदर्शन से दूर रखा। इसी तरह राहुल गांधी की यात्रा से विपक्ष ने दूरी बनाई हुई है। बंगाल में तो ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी के लिए यहां तक कह दिया कि कुछ लोग तो बंगाल में फोटो शूट करवाने आ जाते हैं। ममता बनर्जी ने आज कांग्रेस, राहुल गांधी छीछा लेदर कर दिया बॉस। ममता बनर्जी ने बंगाल में बीड़ी कामगारों के साथ फोटो खिंचवाने पर राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त कुछ लोग जनसभा के नाम पर फोटो शूट करवाने के लिए आ जाते हैं। फोटो शूट करवाने से कुछ नहीं होता। राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी ने पूरी कांग्रेस की जबरदस्त धुलाई कर दी। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस जहां भी जाती है हार जाती है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी को यूपी, बनारस, राजस्थान, एमपी में हरा कर दिखाओ ना जी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें तो यह भी भरोसा नहीं है कि कांग्रेस 300 सीट पर लड़ेगी तो 40 सीट भी जीत पाएगी। फिर इतना अहंकार किस बात का है कांग्रेस को? मतलब धो दिया ममता बनर्जी ने आज। ममता बनर्जी को कांग्रेस से यह भी शिकायत है कि वो बंगाल में मुस्लिम वोटरों को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अब कांग्रेस ने बंगाल में मुस्लिम वोटरों में हलचल पैदा की है। ममता बनर्जी के मुताबिक बीजेपी हिंदुओं को रिझाने में लगी है, कांग्रेस और सीपीएम मुस्लिम वोटरों को रिझाने में लगे हैं। वो क्या सोचते हैं, टीएमसी को साइडलाइन कर देंगे? यानी ममता बनर्जी ने सर्फ, साबुन सब लेके धड़ 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 धो दिया कि राहुल गांधी खाली फोटो खिंचाते हैं, इस यात्रा में खाली फोटोबाजी चल रही है और ये लोग 40 सीट भी जीतने वाले नहीं। तो एक तरफ इंडी गठबंधन टूट रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी के सांसद देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने यह कहकर हंगामा मचा दिया कि दक्षिण भारत को अलग देश बना देना चाहिए। अगर उनको बजट में मतलब इस तरह की बातें होने लगेंगी कि दक्षिण भारत के राज्य कहने लगेंगे कि हमको अलग देश चाहिए, अगर इस तरह से बजट में न्याय नहीं होगा। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके सुरेश ने कहा कि हमारी मांग है कि हमें अपने राज्य से जीएसटी, सीमा शुल्क और प्रत्यक्ष करों में अपना हिस्सा मिलना चाहिए। दक्षिण भारत के साथ बहुत अन्याय होता हुआ दिख रहा है। हम अपने हिस्से का पैसा उत्तर भारत में बंटते हुए देख रहे हैं।
अगर हम आज इसकी निंदा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के लिए एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखने की नौबत आ जाएगी। डीके सुरेश कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये कांग्रेस के सांसद तो हैं ही। कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता, गांधी परिवार के करीबी डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के छोटे भाई हैं। कांग्रेस सांसद के बयान पर आज संसद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बयान को खारिज कर दिया, कहा कि कांग्रेस ऐसी सोच का समर्थन नहीं करती। बातों बातों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा भी कह दिया कि जिससे पूरे सदन में सब हंसने लगे। पीएम मोदी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एक बार देखिए आज राज्यसभा में क्या ही हुआ है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा रहे। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं, और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचा। अब बीजेपी कह रही है कि भैया विपक्ष खुद ही मान रहा है कि इस बार मोदी 400 पार चले जाएंगे। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जितने लोग यहां आए हैं सब मोदी जी की वजह से आए हैं, यानी वो खुद ही मान रहे हैं कि देश में मोदी लहर चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही ये कहा कि अब तो 400 पार हो रहा है, पीएम मोदी भी हंसने लगे। पूरा सत्ता पक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तालियां बजाने लगा। और इस बयान के बाद क्या हुआ वो भी देखिए, वो भी बड़ा दिलचस्प है। ऐसा लोग माननीय खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा, और सत्य के अलावा खुद से कहा, उसको प्रूव कर दिया। आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो मेरे बयान की तारीफ में मैं वो भी समझता हूँ, तो वो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे हैं 400 आएंगे पान। भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। 100 भी। इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग है। ममता बनर्जी दो रही हैं, कह रहे हैं इंडिया स्ट्रांग है। बाद में पैचअप करने के लिए बोले, रफ्फू लगाने के लिए बयान पर, कि इस बार 100 भी पार नहीं कीजिएगा। अब कोई पलट के पूछे, जब इंडी गठबंधन के लोगों का मन करता है कहते हैं मोदी धांधली करता है, ईवीएम हैक करता है, चुनाव जीतता है। जब ईवीएम हैक होता है तो कैसे कह रहे हैं बॉस कि इंडिया मजबूत है, 100 से ज्यादा सीट नहीं आएगी मोदी।